नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम एक नए चैप्टर के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है और आपके पिछला जो चैप्टर था हमारा, उसका ये आंसर देता है। जैसे कि मोशन होता है, क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ से आता है। कौन देता है? फोर्स। फोर्स ही आपका क्या कराता है? मोशन कराता है। जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कैसे? पुश आर पुल इज डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स को हम पुश और पुल डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन आइए इसको हम बहुत ही गहराई में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपके बगल में रखा हुआ है, मान लीजिए ये पेन, लाइक दिस पेन। अभी तो ये मोशन में है, ठीक है। अब ये एकदम आराम से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा हुआ है। मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। पहले यहाँ पे था, अब नाउ दिस इज हियर। तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज आई हैव अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स टर्म आप पुश और पुल की तरह डिफाइन करते हैं। पुश मतलब अपने से दूर जाना, अपने से दूर ले जाना, पुल अपनी तरफ खींचना। तो इस दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी हमारी गैलेक्सी, पूरी यूनिवर्स में हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, जिनमें से मैं आपको 2 के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होती हैं, तो 2 मैग्नेट्स हो गई, ठीक है। ये मैग्नेट M1 है और ये मैग्नेट M2 है। तो दोनों मैग्नेट आपस में क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स, कभी 2 मैग्नेट अगर सेम पोल के आ जाएं तो वो आपस से दूर भी भागते हैं, तो वो क्या हुआ? रिपल्शन फोर्स हुआ। और पास आ जाए तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं ऊपर से कुछ हाइट से। मैंने इस पेन को हाइट से छोड़ा, ये नीचे गया, तो ये जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी ने इस पेन पे एक फोर्स लगाया जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पेन को अपनी तरफ खींचा, तो वो कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास एक और फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज के बीच में। चार्ज आप बाद में पढ़ेंगे। तो इसी तरह की 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं हमारे पास। तो फोर्स यही है, पुश और पुल। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, दूर भी रिपेल करते हैं। किसी पेन को आप ऊपर फेंकते हैं, फिर नीचे आता है, तो वो एक बार पुश, आपने उसको पृथ्वी से दूर फेंका, फिर नीचे गिरा, तो force is defined as push or pull. So this chapter is going to answer you what the previous जो हमारा चैप्टर था, वो आंसर ये चैप्टर करने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। क्या बोला मैंने? अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड। ये हमारी फोर्सेस हम पता करते हैं, ऐसा क्या है इस फोर्सेस में। तो जैसे कि ये एक टेबल हो गया हमारे पास, ये हमारा कोई सरफेस समझ लीजिए। टेबल अब कैसे बनाएं? तो ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरफ से मैंने लगाया और इस तरफ से आपने लगाया। अगर दोनों लोग का फोर्स इक्वल है, हम लोगों ने फोर्स लगाया F, मैंने लगाया F1 और आपने लगाया F2। अगर इफ F1 इज इक्वल टू F2, ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला। और इसको हम, इस कंडीशन, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके। अगर यही ऑब्जेक्ट इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ऑब्जेक्ट किधर जाता? इस तरफ चला जाता, क्योंकि F1 बड़ा है, फोर्स अधिक लगा रहे हैं, तो मोशन उसी तरफ होगा जिस तरफ फोर्स अधिक होगा। ओके। F2 अधिक रहता है F1 से, तो मोशन इधर होता। तो ये इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। और यहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है तो हम फोर्स लिख देते हैं। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस यही होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, अगर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो वो बैलेंस्ड, अगर नहीं किया तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इनर्शिया, तो इनर्शिया दिस इज अ न्यू वर्ड। अब आपकी सिलेबस में कुछ ऐसे ही नए वर्ड आते रहेंगे। तो ये एक नया वर्ड है जिसको हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट,
किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू स्टे एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी, और अगर मूव कर रहा है तो बराबर चलने का, उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये पेन था, ये इसकी अभी टेंडेंसी क्या है कि इस रेस्ट पे रहे, ठीक है, इसकी टेंडेंसी भी रेस्ट पे रहने की है। जैसे कि हमारी वॉच है, वॉच हमारा, उसमें हम बैटरी अभी तक नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो वो अभी क्या है, वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो नहीं चलेगा, हमें टाइम नहीं बताएगा। तो रेस्ट पे अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो हमने क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स लगा दिया। फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब वो मूव करने लगा। अब इस तरह की, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उस पर अगर फोर्स लगा के उसको हम मोशन में ला दें, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा तब तक, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, या कोई ऑब्जेक्ट उस समय तक मोशन करेगा, उसके मोशन में चेंज नहीं आएगा जब तक हम फोर्स ना लगा दें। तो पहले इनर्शिया समझते हैं कि इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है, किसी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है, नेचर बोल सकते हैं, स्वभाव उसका है कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, अगर मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा, ठीक है, यही होता है इनर्शिया। तो जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये बॉल है हमारा फुटबॉल, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ लाना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ से आ सकता है। ऐसे देख रहे हैं थोड़ी ना आएगा, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ना आएगा। अब फोर्स अप्लाई कर दिए, अब हमने इसका क्या किया? इसको चला दिया, ठीक है, अब इसका मोशन करा दिया। मोशन कराने के लिए जरूरी क्या था? फोर्स, ठीक है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट पे रहने की, जब तक हम कोई एक फोर्स ना लगाती। फोर्स लगाया हमने, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब यही बॉल अगर बहुत हल्का रहता तो हम फूंक तक मार सकते थे, फूंक मार के भी यहाँ ला सकते थे, ठीक है। अगर आयरन का बॉल होता, लोहे का, तो हम पैर से भी मारते तो क्या पता हिलता कि नहीं हिलता। तो कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, जितना अधिक मास उतना अधिक इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। जैसे कि ये बॉल, अगर बॉल बहुत हल्की रहती तो हम थोड़ा सा भी फूंक मार के इसका मोशन करा सकते थे, इसके स्टेट को चेंज कर सकते थे। इसका स्टेट अभी क्या था? रेस्ट पे रहने का। अगर लोहे की बॉल थी तो क्या पता धक्का मारने से चलता कि नहीं चलता, मान लीजिए नहीं चलता, तो अभी भी इनर्शिया उसका बरकरार है, इनर्शिया उसका बरकरार है, एकदम फिट एंड फाइन उसका, लेकिन मास अधिक था, मास हमने चेंज कर दिया। तो जितना अधिक मास उतना अधिक इनर्शिया। तो एक क्वेश्चन बताइए कि किसका इनर्शिया अधिक होगा? अगर हम एक कार ले लें या एक ट्रेन ले लें, इसमें से किसका इनर्शिया अधिक होगा? ऑफ कोर्स ट्रेन का, बिकॉज इट हैव हायर मास, मोर मास देन अ कार, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर बढ़िया से समझ में आ गया हो तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। नाउ वी हैव ओवर 3 लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ जो होगा वो एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जिसको हम अभी कुछ देर पहले ही हम पढ़े थे इसको। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू बी एट रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा until we apply a force। जैसा कि हमने उस फुटबॉल के केस में लिया था कि फुटबॉल हमारे पास है, उसको देखने से तो वो आगे बढ़ नहीं जाएगा, उसको हम पैर से मारेंगे और उसको मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया। तो हमने उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया? वी अप्लाइड अ फोर्स।
तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until we apply a force. जैसा कि हमारे पास घड़ी है, घड़ी में अगर बैटरी ना लगी हो तो क्या होगा, हमें टाइम नहीं बताएगी, हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। हमने बैटरी लगाया, वी अप्लाई EMF, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो अब क्या हुआ, घड़ी हमारी चलने लगी। तो हमने उसके स्टेट को चेंज करने के लिए व्हाट वी अप्लाइड, EMF। EMF एक तरह का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, तो हमने स्टेट को चेंज करने के लिए हमने अप्लाई किया, क्या, फोर्स अप्लाई किया। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ कहता है यही कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन करता ही रहेगा अंटिल वी अप्लाई अ फोर्स। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना होगा मोमेंटम। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि मोमेंटम हमारा है क्या, जिसका हम सिंबल होता है P। तो दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity। ओके, P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू वॉट, M इंटू V। दिस इज वॉट अवर मोमेंटम। तो जितना अधिक मास उतना अधिक मोमेंटम। ओके, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जितना अधिक मास उतना अधिक मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होगी, ये SI यूनिट, ये इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसकी SI यूनिट होगी। ओके, तो मोमेंटम इससे अधिक और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो हमारा सेकेंड लॉ जो कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, इट वॉज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u। अब इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, वी अप्लाइड अ फोर्स F, और इसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। इन टाइम, इसके बीच में जो टाइम पीरियड लगा t लगा। तो हमारा सेकेंड लॉ जो कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमारा इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं P1, इनिशियल मोमेंटम हमारा P1 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू। अब फाइनल मोमेंटम P2, m इंटू वी। अब हमारा सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स mv माइनस mu अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है, अपॉन t इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, m v माइनस u अपॉन t। ओके, अब ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाता है, बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ये कैसे हुआ, ये हमारा सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब यहाँ पे ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए हो गया, तो अब हम इसको प्रोपोर्शनल, ये जो सिंबल है इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बोलते हैं, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे k इंटू m इंटू ए। अब हम प्रैक्टिकली हमने ये फाउंड किया कि ये जो k है, k की वैल्यू 1 होती है,
और आखिरी में हमारा इक्वेशन बना F इज इक्वल टू ma। ये हमारा फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। ओके, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट ऐसा यूनिट क्यों हुआ, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन बाबा की जय। न्यूटन ने ये फोर्स को डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इट्स ऐसा यूनिट वाज नेम्ड आफ्टर न्यूटन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। हमारा जो थर्ड लॉ है ये कहता क्या है, इसका हमने एक और नाम रखा है एक्शन एक्स। हमने नहीं रखा नामकरण, हम कौन होते हैं नामकरण करने, ऊपर से आया आदेश, हमने बस आगे बढ़ा दिया है। तो एक्शन रिएक्शन लॉ, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, तो एक एग्जांपल समझिए कि आप पढ़ाई नहीं करते। ओके, तो आप हमारी वीडियो कैसे देख रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे, एग्जांपल है, मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं करते, आपके पिताजी ने आपको एक चपाट लगाई, थप्पड़ मारा, फोर्स लगाया, यानी कि एक्शन किया आप पर, और अगले दिन उन्होंने क्या देखा, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इसलिए एक्शन रिएक्शन सेम इसी तरह यहाँ पे वर्क करने वाला है। ओके, आप चलते हैं, यू वॉक, आप चलते हैं, ये हुआ सरफेस, आप अपने एक पैर से जमीन को धक्का देते हैं और जमीन आपको आगे बढ़ने देती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज व्हाट एक्शन रिएक्शन। ओके।